चैप्टर फिर से नया आपके लिए एक रिवीजन बैच जो कि हम कराते आ रहे हैं बच्चों को, महारिवीजन। और आप इस चैप्टर में फिर से जुड़ गए हैं मुझसे सभी, और मैं आपका अपना सोम सर। और हिंदी रिवीजन में मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कि पार्ट 2 है, इसका नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है भाई इसका? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद है ना, क्या भाई? बाल गोविंद भगत नाम है चैप्टर का। बाल गोविंद भगत चैप्टर का नाम है बेटा, बात समझ में आ रही है? बाल गोविंद भगत चैप्टर का नाम है, ठीक है। आ जाओ, हाँ प्रेजेंट हो गए, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट, ठीक है। अब आइए आगे, चैप्टर का नाम है कि बाल गोविंद भगत। अच्छा, लेखक का नाम क्या है? राम वृक्ष बैनीपुरी। चैप्टर का नाम क्या है भाई? बोलो, नाम क्या है चैप्टर का नाम? लेखक कौन है इसके? चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। लेखक हैं इसके राम वृक्ष बैनीपुरी। इनका जन्म हुआ भाई 1899। कब हुआ? 1899। पास में आ रही है? बोलो हाँ, है ना। मृत्यु कब हुई? 19 से एक आ गया और 19 हो जाएगा, 18 से एक आ गया और 19, और यहाँ पर जाएगा 68। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम है राम वृक्ष बैनीपुरी। इनका जन्म हुआ है 1899 और इनकी मृत्यु हुई है 1968। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आगे विधा का नाम रहेगा रेखा चित्र, इनकी गौड़ विधा है, ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुर का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर में जिले में बैनीपुर गांव में हुआ। राम वृक्ष बैनीपुरी, समझ जाओ, राम वृक्ष बैनीपुरी यानी कि बैनीपुर गांव हो गया। बोलो, बैनीपुरी यानी कि बैनीपुर इसका गांव हो गया। वो देखो बेटा, बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी इनका नाम है और राम वृक्ष बैनीपुर इनका गांव है, ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुरी नाम है इनका, और राम वृक्ष जो है ना बैनीपुर गांव है इनका। कौन सा गांव है? बैनीपुर गांव है इनका। राम वृक्ष बैनीपुरी इनका क्या है? नाम है। जो राम वृक्ष बैनीपुरी हैं, एक अंके बैनीपुर के हैं, इनके बैनीपुर में हुआ। एक कहाँ पे बेटा? बिहार में मुजफ्फरनगर है, उसके जिले के पास में। राम वृक्ष बैनीपुर ने 10वीं तक, फिर सुनो, राम वृक्ष जो बैनीपुर है, जैसे आप 10th में हो तो इन्होंने भी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में क्या हो गए? जुड़ गए, एकदम गांधी जी के साथ में। राष्ट्रीय स्वाधीनता के साथ आंदोलन में क्या हो गए? जुड़ गए। 15 वर्ष की अवस्था में राम वृक्ष ने बैनीपुर की रचनाएं, जो 15 वर्ष के साल में, भाई समझ रहे हो, 15 साल की एज पे क्या लिख दिया उन्होंने, क्या दिया हमको 15 साल की एज पे। 15 साल की एज पे अवस्था में राम वृक्ष बैनीपुर की रचना कौन सी? पत्रिकाओं में छपने लगी, अखबार में आने लगी भाई साहब। क्या बंदा रहा था ये टाइम पे। राम वृक्ष बैनीपुरी ने तरुण भारत, कौन सा याद करो यहाँ पे? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। जो भाई साहब न्यूज पेपर आते हैं डेली वाले, और क्या बोलते हैं मासिक पत्रिकाओं में क्या किया उन्होंने? प्रिंट होने लगी उनकी कहानी, उनकी कविताएं। फिर से याद करो, यहाँ से 15 साल के थे भाई साहब, उनका 15 साल की अवस्था में राम वृक्ष बैनीपुर की रचनाएं अखबार में आने लगी। और उनकी जो अखबार में आई हैं वो कौन सी हैं? तरुण भारत रही है, किसान मित्र रही है, बालक रही है, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी जैसी नई धाराओं का उन्होंने पत्रिकाओं में संपादन हुआ है। बात समझ में आ रही है? और आ जाओ, ठीक है, पास में आ गई। इंपोर्टेंट पॉइंट याद करना, राम वृक्ष बैनीपुर ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं में क्या हो गया? संपादन होने लगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बस हाँ, है ना। राम वृक्ष बैनीपुर का साहित्य बैनीपुरी रचनावली, कौन सी? बैनीपुरी गांव उनका, देखो बैनीपुर ना हो, बैनीपुरी
रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित रहा है उनका। राम वृक्ष बेनीपुर की महत्वपूर्ण रचनाएं, कौन सी रचना भाई साहब इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही है? पत्तियों के देश में, कौन सी उपन्यास रहा है ये, क्या भाई? चित्ता के फूल कहानी, अम्पाली नाटक। दो भाई साहब क्या क्या चीजें लिखी हैं, लिखा क्या क्या है भाई। ये था, ये होता है एक एज पे एक जो दिमाग होता है ना, ये जो दिमाग जे कि हमें जी चीज करनी है तो वो ही करनी है, वही सेटअप पूरा माइंड एकदम थॉट्स भाई वही। आपको जब पढ़ने को जब बैठो ना तो ये माइंड सेट होना चाहिए कि नहीं मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे, मुझे इतना काम वर्क अपना खींच के सिलेबस को लाना है रिवीजन पे। रिवीजन मोड ऑन का मतलब रिवीजन मोड ऑन मतलब ऑन। तो वो देखो भाई कि 15 साल की उम्र पे क्या कर दिया है? और हमारे यहाँ के भाई एक ये हैं जो 15 साल पे इतना अच्छा किया, और एक हमारे यहाँ के वो बच्चे होते हैं 15 साल पे नाक में उंगली डालते रहते हैं, नाक ही आ रही है, टोपा लगा घूम रहा होगा 15 साल की उम्र में, टिक्की पी रहा होगा 10 रुपए की 15 साल की उम्र में। और एक देखो भाई साहब है नाटक देखो भाई साहब, कहानी देखो है, उपन्यास देखो भाई साहब है, क्या क्या लिखा है नहीं है भाई साहब है, नाटक है, माटी के मूर्तें, रेखा चित्र देखो भाई साहब, रेखा चित्र भी लिखा है उन्होंने। धन्य हो चरण स्पर्श भाई साहब रामकृष्ण बेनीपुरी को, बहुत तंगड़े बंदे। पैरों में पंखा बांधकर यात्रा वृत्त लिख दिया, जंजीरें और दीवारें संस्मरण भी लिख दिया, आदि है आदि। समझ क्या क्या लिखा नहीं है, नोट करो उसको, रफ निकालो जरा, सभी स्टूडेंट रफ निकाल लें, रफ निकालो जरा, वेट आई वेट, मैं तैयार कर रहा हूँ, रफ निकालो जरा और लिखो इनकी, नाटक लिखो इनका कौन सा है, कहानी लिखो, उपन्यास लिखो, रेखा चित्र लिखो, संस्मरण भी लिखो इनका है, यात्रा वृत्त भी लिखना है यहाँ पे, लिखो जरा जल्दी से लिख के दो बेटा। हाँ बिल्कुल एकदम एक्टिव बैठो। राम वृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर क्या कर रहे हैं? प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु कब हुई? बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण कौन था? बीमारी थी। बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। जैसे हम किसी न किसी की बातों पर चलते हैं, हम किसी न किसी की बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। जो बाल गोविंद भगत थे वो किसके चलते थे? कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। आ जाओ बस में चलो। बाल गोविंद भगत इकलौता बेटा सुस्त का बेटा था। सुस्त का बोधा है ना, बोधा लिखा है वो, फिर से देखो। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुस्त और बोधा था, यानी कि 2 नाम है। बाल गोविंद भगत थे इस कहानी में, उनकी इकलौता बेटा सुस्त और क्या था? सुस्त और कैसा? बोधा। सुस्त माना आराम और बोधा माना छोटा, सुस्त बोधा। बाल गोविंद भगत अपनी जीविका खेती बाड़ी करके चलाते थे। जो बाल गोविंद भगत थे ना, पहले यार किनके आदर्शों पर चलते थे जरा बताना, किनके आदर्शों पर चलते थे जरा बताना? कबीर के आदर्शों पर। और ये अपना जीवन कैसे व्यापन करते थे? खेती बाड़ी करके। बाल गोविंद भगत कबीर को कबीर को साहब मानते थे। बिल्कुल कबीर साहब बोला ही जाता है, इनको कबीर साहब। और कबीर के ही पद गाते थे, है ना? कबीर का पद मैंने गाया था, आप भी याद कर लीजिए उस चीज को, ठीक है। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपड़ी करते थे, इनके धान बोते थे, धान रोपना, सींचना, बोना। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, है ना? बाल गोविंद भगत मझोले कद के यानी कि छोटे से, है ना, जब बीच के हाइट के गोरे चिट्टे कैसे थे? आदमी थे। बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, कौन सी कनफटी टोपी आती है ऐसे आदि लगाते, कान पे लग जाते, आदि खुली होती, कनफटी टोपी, और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल
माला बांधे रहते थे। यानी कि भाई साहब उनके बारे में बताया रही है, उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि जो बाल गोविंद भगत है एक कबीर पंथियों की सी जो कनफटी टोपी के लगाकर और अपने गले में एक तुलसी की क्या बोलते माला डाले हुए रहते थे हमेशा। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगाए रहते थे, एकदम माथे पर एकदम कौन चंदन, रामानंदी चंदन। कौन सा बेटा, रामानंदी चंदन। बाल गोविंद भगत माथे पर क्या लगाए रहते थे, रामानंदी चंदन लगाए रहते थे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक मास से शुरू होकर, किससे, कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमका का संबंध मानते थे। आत्मा और परमात्मा, जब कोई भजन करो बेटा, जो अपनी आत्मा है किससे मिली हुई है, परमात्मा से। इनके बीच में क्या है, प्रेमिकाओं का संबंध है। कुहासा का शब्द बताइए, कुहासा का होता है कोहरा, कुहासा का कोहरा लिख लेना बेटा। कुहासा क्या था, कुहासा है ना, ये इसमें सा ये वाला है। कुहासा का मतलब क्या होता है, कोहरा। कोहरा याद कर लेना बेटा, कुहासा का मतलब क्या होता है, कोहरा। चलो, कुहासा शब्द का अर्थ क्या होता है, कोहरा। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा पुरवाई होती है। देखो पूरे, अब कहते हैं पुरवैया चल रही है, पुरवैया बोलो, पुरवैया बोलते हैं गांव में। हमारी जो अम्मा थी ना, हमारी आपकी अम्मा ने, हमारी अम्मा जो थी ना, वो हवा जो चलती थी तो बोलती थी आज हवा पुरवैया चल रही है, पैर हाथ पैर हिट रहे हैं और पुरवैया हवा चल रही है, बहुत बेकार हवा है लला, बाहर नहीं जाइयो, बोलती थी, है ना। तो जो पुरवैया हवा जो वही लिखिए, है ना, पुरवैया हवा, पुरवैया की ओर बहने वाली, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हवा कौन सी होती है, पुरवैया। निस्तवंता, ऐसा लग रहा है पुरवैया के ऊपर कोई गाना है, चले पुरवैया आवे नींद, है क्या सदी 1910 के जा रहे हो, देख लेना, सुन लेना, है ना। निस्तबंधता का अर्थ का शब्द क्या होता है, सन्नाटा। सन्नाटा, ऐसे लग रहा है सन्नाटा कोई खाने की चीज है। यार भूख लग रही है यार, हैं तुम मस्त खा पी के बैठे हो, यहाँ तो हाल बेहाल हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के, हैं तुमको बस घर बैठे सिलेबस ला के दे रहे हैं रिवीजन का। लो बेटा लो, यहाँ पे भी दिया, अब भी लो बेटा, ले जाओ जेब में रख के ले जाओ पेपर के लिए, एग्जाम बोर्ड में ठोक मारना, है ना। निस्तबंधता का शाब्दिक अर्थ क्या है, बोलो, निस्तबंधता का शाब्दिक अर्थ क्या है, सन्नाटा। अच्छा सन्नाटा क्या चीज होती है खाने, जरा बताना। नहीं मुझे पता है, ये सन्नाटा वो होता है जो कान के नीचे लगा दो तो सन्नाटा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एक कान के नीचे खींच के लगा दो सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सन्नाटा खाने वाली कौन सी है, मुझे भूख लग रही है, ये जरा कृपया आप मुझे बता दें कमेंट में, सन्नाटा, ठीक है। आ जाओ वहां। सवेरे किए जाने वाला जलपान कलेवा, ओहो, आय हाय हाय हाय, का कह दी जी, कान से खुल गया ये राज, ये क्या हो गया, ये भगवान, ये क्या हुआ क्या। यहाँ भूख के मारे भी बात ही कर रहा था, और सवेरे किया जाने वाला, हम जा रहे हैं ऐसे, अगर गांव में जा रहे हो तो सुबह कलेऊ लेके गए तो उसको कलेवा बोलते हैं। बच्चे जा रहा है खेत पे, बाबा हम आ गए क्या कलेऊ लेके, अम्मा ने भेजा है क्या लपटा, क्या लपटा, कलेऊ में लपटा, बोलो लपटा। तू नहीं पढ़ेगा तो मैंने तेरे को लपेटा, पक्का लपेटा, और जिस चैप्टर याद दूंगा तो लपेटा। देखो रियलिटी में आना मेरे पास, तब लपटा और लपेटा। आजा बेटा आजा। सजी छोड़ दो ना, कतई नहीं, पेपर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बात कंफर्म है, बात 100% श्योर है। अरे यार हाँ, नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल,
बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो, भूख रही है कलेवा, अरे दे दो, अगर है तो दे दो। याद क्यों दिला रहे हो, याद क्यों दिला रहे हो, इतना याद क्यों दिला रहे हो, क्यों दिला रहे हो, क्यों बच्चे को सता रहे हो, क्यों सता रहे हो। चलो भाई, प्रातः काल की ललिमा लोही कहलाती है। प्रातः काल की ललिमा क्या कहलाएगी, लोही, है ना। लोही समझ रहे हो, कौन से, प्रातः काल की ललिमा मतलब समझ रहे हो, जो सुबह हंसते हैं वो, या आटे वाली लोही, ये कौन सी चीज की बात हो रही है, बता देना मुझे कमेंट में। इस चीज की मुझे तुम बताना कमेंट में, ठीक है, क्या बात हो रही है, फिर मैं बताऊंगा जवाब इसका। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जो भगत की पुत्र वधु थी वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौता पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, है ना। ध्यान रखना, जो भगत की पुत्र वधु थी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौता पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। रामवृक्ष बेनीपुर की भाषा सरल कैसी थी, सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। भाषा में तस्तम एवं तद्भव के साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्द का प्रयोग भी है। ध्यान रखने ना, बहुत तगड़ा इंपोर्टेंट दे दिया उन्होंने यहाँ पे। क्या कह दिया बेटा, क्या कह दिया, रामवृक्ष बेनीपुर की भाषा, रामवृक्ष बेनीपुर की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। रामवृक्ष बेनीपुर की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। भाषा तस्तम के साथ तद्भव के साथ भी अंग्रेजी एवं उर्दू है। लिख लो बात को, अंग्रेजी एवं हिंदू का भी प्रयोग किया गया है। लिख लो बेटा बात, कुछ चीज को जल्दी लिख लो। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने। एक क्वेश्चन है आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है, इंपोर्टेंट है। आ जाओ और ठोक देंगे पूरा। माइंड खोल के बैठो, अपना माइंड खोल के बैठो। माइंड कहो तो दोबारा चीजें बता दूं, यहां से कहो तो दोबारा चीजें बता दूं, है कहो तो तुम एक बार कह तो दो, तुम्हारे कान नीचे सन्नाटा कर दूं। बोलो एक बार, तुम कहो, तुम्हारे कान नीचे सन्नाटा कर दूं और बोलो, है सन्नाटा खवा दूं। सन्नाटा खाना है, कलेवा, जानलेवा, है हाँ, कलेवा नहीं जानलेवा। बात में आ रही है। इस चैप्टर को मैं एंड करते, अगले चैप्टर मिलने वाले, तब तक आप इसको पूरा पढ़े और याद करें, रिवीजन करें, कंप्लीट एकदम माइंड में आने दो। पूरा पेपर में पूरा लिखना है। ऑल द बेस्ट।